नमस्कार, मैं गोविंद कुमार मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में व्हाट इज अ नेशन एंड नेशनलिज्म, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट जो हमारा वीडियो का था उसमें हमने द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848 तक को हमने स्टडी कर लिया था। हमारा जो ये थर्ड वीडियो है, इस थर्ड वीडियो में हम टॉपिक नंबर 5 को स्टडी करेंगे। इसमें हम जर्मनी के यूनिफिकेशन को, इटली के यूनिफिकेशन को और स्ट्रेंज केस ऑफ जो ब्रिटेन है उसको स्टडी करेंगे। ठीक, तो एक बार जो हमने अभी तक स्टडी किया उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन क्या होता है ना। उसके बाद हमने फ्रेडरिक शरीयू जी उसकी पेंटिंग को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन को स्टडी किया था। उसके बाद हमने नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइज हुआ उसको स्टडी किया और जो नेपोलियन का जो सिविल कोड था उसको हमने स्टडी किया। इसके बाद हमने एरिस्टोक्रेसी और द न्यू मिडिल क्लास उसको स्टडी किया था। फिर हमने उसके बाद जो लिबरल नेशनलिज्म था उसको स्टडी किया कि किस प्रकार से जो लिबरल नेशनलिज्म है वो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, वोट टू राइट की बात करता है। उसके बाद हमने न्यू कंजर्वेटिविज्म को स्टडी किया, किस प्रकार से जो वियना कांग्रेस होने के बाद वापस से जो ऑटोक्रेटिक जो लोग हैं या फिर जो मोनार्की है वो वापस यूरोप में पावरफुल हो जाती है ना। इसके बाद हमने स्टडी किया द रिवोल्यूशनरीज़, किस प्रकार से ऑटोक्रेटिक के पावरफुल होने के बाद जो रिवोल्यूशनरीज़ हैं, क्रांतिकारी जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और रिवोल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को पूरे यूरोप में करते हैं। इसके बाद हमने जो मैजिनी थे उनके बारे में जाना। जो मैजिनी थे वो इटली है उसके रिवोल्यूशनरी थे, है ना, और उन्होंने पूरे यूरोप में जो क्रांतिकारी विचार थे उनको स्प्रेड किया। इसके बाद हमने जो सेकंड वीडियो था हमारा उसमें हमने द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से लेके 1848 तक को स्टडी किया। तो इसमें हमारे जो टॉपिक थे, सबसे पहला टॉपिक हमने द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टडी किया था। उसके बाद हमने रोमांटिक इमेजिनाइजेशन एंड नेशनल फीलिंग को स्टडी किया था। उसके बाद हमने हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर जो रिवोल्ट थे उसको स्टडी किया था, किस प्रकार से जो फ्रांस और पूरे यूरोप में जो फूड है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, चारों तरफ बेरोज़गारी होती है, पॉपुलेशन बढ़ने से जो फूड है उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, लोगों के पास काम नहीं होते हैं तो वो रिवोल्यूशन करते हैं। तो फ्रांस में जैसे रिवोल्यूशन होता है उसका असर पूरे यूरोप में आता है, जैसे जर्मनी में उसका असर पड़ता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है, इटली में यूनिफिकेशन की बात होती है, पोलैंड में आज़ादी की बात होती है, ऑस्ट्रिया जो हंगरी है उसमें भी इसकी बात होती है लोगों के द्वारा, है ना। तो इसके बाद हमने फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी उसको स्टडी किया था, है ना। इसके बाद रोल ऑफ वुमन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, तो इसको भी हमने स्टडी किया था, किस प्रकार जो महिलाएं थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर, नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर। अब जो हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, और जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का होगा, किस प्रकार से ब्रिटेन एक देश बना। तो देखो यो जो पहला वीडियो है और जो सेकंड वीडियो है हमारा इस चैप्टर का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो हमारा शुरू होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो सबसे पहले जो यूरोप का मैप है उसमें हम देख लेते हैं कि जर्मनी की लोकेशन क्या है। तो ये यूरोप का मैप है, यूरोप के मैप में ये जर्मनी है। जर्मनी के साउथ वेस्ट में तो फ्रांस है, वेस्ट की तरफ इंग्लैंड है ना, और पूर्व की तरफ रूस है, और इस प्रकार से जो साउथ और जो ईस्ट रीजन है वहाँ पे इटली है। तो ये जर्मनी की लोकेशन हो गई। लेकिन देखो जो जर्मनी था ना 1848, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था, कोई देश नहीं था बल्कि ये डिवाइडेड था। कितने ऑटोक्रेटिक स्टेट में, 39 ऑटोक्रेटिक
स्टेट में, यानी 39 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, डिवाइडेड था। कौन? जर्मनी का पार्ट। और देखो इनमें सबसे बड़ा जो पावरफुल स्टेट था ना, सबसे बड़ा, वो था पर्शिया। ये जो पर्शिया है ना, सबसे बड़ा पावरफुल स्टेट था। तो देखो जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर, फ्रांस के साथ साथ दूसरे देशों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, यूनिफिकेशन की फीलिंग आ रही थी, तो जर्मनी भी उससे अछूता नहीं था। क्योंकि 39 जो स्टेट थे ये छोटे छोटे, इनमें एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी, वो थी जर्मन लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज में ये बात करते थे। और इनमें क्या होता, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जब फ्रांस में जब वो शासक बना, तो उसने जर्मनी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और जो 39 जो स्टेट थे, ये जो अलग अलग थे, इनको यूनिफाइड कर दिया था बिजनेसेस के आधार पे। तो उसका असर नेपोलियन ने, एक प्रकार से देखा जाए तो जो जर्मनी के यूनिफिकेशन है ना, उसका जो बीज है ना, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने बोया था, है ना। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने ही सबसे पहले जो जर्मनी है ना, उसको यूनिफिकेशन का एक रास्ता दिखाया था। ठीक, तो जो जर्मनी था वो, अब एक प्रकार से देखा जाए जो जर्मनी की जो प्रोसेस थी ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। एक तो देखो 39 स्टेट को वापस यूनिफाइड करना है। इसके अलावा इसके जो पड़ोसी देश थे, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलियन एम्पायर था इधर, इस साइड पे फ्रांस जो फ्रेंच एम्पायर था, इस तरफ पे रशियन एम्पायर था जो कि पावरफुल थे, इस तरफ इंग्लैंड एम्पायर था। तो ये पावरफुल एम्पायर थे, तो इनसे भी इसके कई सारे जो पार्ट थे ना, उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखे थे। जैसे राइन रिवर हुई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट थे ना, इन्होंने ऑक्यूपाइड, इनमें कब्जा कर रखा था, तो उनको आज़ाद भी करवाना था। तो इस कारण जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है ना, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस थी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। लेकिन 1864 से लेके 1871 तक जर्मनी ने 3 युद्ध लड़े, तीनों युद्ध में इनकी विजय हुई। और फाइनल में जो जर्मनी 39 स्टेट में डिवाइडेड था, वो इस प्रकार से एक देश के रूप में वर्ल्ड के मैप में आया। लेकिन देखो ये जो मैप में आया नहीं, इतना आसान नहीं था। इसको, इस पूरी प्रोसीजर में जो सबसे बड़ा रोल था ना, वो था ओटो वन बिस्मार्क का। तो ओटो वन जो बिस्मार्क थे, वो जर्मनी में एक लीडर थे। वो जर्मन यूनिफिकेशन का एक प्रकार से उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। मिडिल क्लास जो बिलोंग करते थे, और वो चाहते थे कि कैसे भी करके जो जर्मनी डिफरेंट जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनको एक किया जाए। और इसकी जो लीडरशिप थी ना, वो पर्शिया के हाथ में थी। जो पर्शिया है ना, पर्शिया सबसे बड़ा वहाँ पे एक स्टेट था, और उसी में ये चांसलर थे, और उसी की लीडरशिप में इन्होंने पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। लेकिन जर्मनी का जो यूनिफिकेशन होता है ना, तो उसको एक बार हम और ज़्यादा डिटेल से देखते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले देखा कि जो जर्मनी है ना, 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है। पहली बार जो जर्मन के कई सारे जो स्टेट है ना, वो यूनाइट होकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। फिर बाद में जब धीरे धीरे जब इस बात की इसकी डिमांड बढ़ना शुरू होती है जर्मन रीजन में, कि हमें भी एक यूनिफाइड कंट्री होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, तो ये सारे देश, ये है ना, जर्मनी का एकीकरण शुरू हो जाता है। तो देखो जो पर्शिया है ना, ये इसकी लीडरशिप करता है। देखो ये रहा पर्शिया, ये जो पर्सा है ना, ये रहा पर्शिया। हिंदी में इसको पर्सा कहा जाता है, इंग्लिश में पर्शिया है ना। तो ये जो पर्शिया है ना, ये इसकी लीडरशिप करता है। कौन? जर्मनी के यूनिफिकेशन की। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क है, ये आर्किटेक्ट होता है। और जो पर्शियन आर्मी है, उसकी मदद से, और जो पर्शियन ब्यूरोक्रेसी है, उसकी मदद से पूरे यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और देखो जो बिस्मार्क है ना, इनकी जो पॉलिसी थी ना, वो थी ब्लड एंड आयरन की। यानी कि देखो, जैसे हमारा टाइटल है इसमें, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या जो सेना होती है वो किसी भी देश की आर्किटेक्ट हो सकती है उसको बनाने के लिए। तो हमारा टाइटल भी कुछ इसी प्रकार से। तो ये सच्चाई है, जर्मनी का यूनिफिकेशन एक प्रकार से डिमांड करने से नहीं हुआ है। जर्मनी का यूनिफिकेशन युद्ध लड़ने से और आर्मी के द्वारा ही उसको अचीव किया गया है। और देखो सच्चाई ये है कि जर्मनी ने 7 साल तक 3 युद्ध लड़े। वो जो 3 युद्ध थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया से लड़े, डेनमार्क से लड़े और फ्रेंच से लड़े। तब जाके 1871 में, जनवरी 1871 में जो पर्शियन जो जर्मनी है ना, वो एक देश बना। और उसका जो पहला किंग था ना, वो कौन बना? विलियम फर्स्ट।
तो देखो इसमें एक प्रकार से ये यहाँ पे हमने आंसर जो फॉर्मेट हो किस प्रकार से होना चाहिए उसको बता रखा है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड देना है। जर्मनी यूनिफिकेशन was a long and complicated process at the beginning of 19th century. Germany was not unified. It was divided in 39 different autocratic state, है ना। इसके बाद इनको यूनाइट करना मुश्किल था, लेकिन जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो शुरू होता है 1864 से लेके 1871 में उसको समाप्त हो जाता है। जर्मनी की यूनिफिकेशन का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है बिस्मार्क का, ओटो वन बिस्मार्क का। और उनकी पॉलिसी का नाम क्या है? उसकी पॉलिसी का नाम है ब्लड एंड आयरन, है ना। इस प्रकार से जो जर्मनी है 7 साल तक 3 युद्ध लड़ता है। सबसे पहले डेनिश पर्शियन वॉर, फिर उसके बाद ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर और लास्ट में फ्रेंचो पर्शियन वॉर। और इस लंबी लड़ाई के बाद जर्मनी क्या बन जाता है? एक देश बन जाता है। और जब जर्मनी एक देश बनता है तो उसका जो फर्स्ट शासक होता है, फर्स्ट रूलर होता है, वो होता है विलियम फर्स्ट। कौन होता है? विलियम फर्स्ट। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है बिस्मार्क, है ना। तो इस प्रकार से जो बिस्मार्क है अपनी पॉलिसी के दम पे जर्मनी का यूनिफिकेशन कर देता है। और इसी कारण से जो ओटो वन बिस्मार्क है उसको जर्मनी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। अच्छा देखो, हमें जब जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा है ना हमने, तो 2 पर्सनालिटी हमें याद रखनी है, 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। एक तो ओटो वन बिस्मार्क, एक नाम हमें याद रखना है विलियम केसर। ये रहा विलियम फर्स्ट, ये नाम नहीं भूलने, ये जर्मनी से रिलेटेड थे, ठीक। तो इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इटली है। तो जिस प्रकार से जर्मनी 39 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइडेड था, उसी प्रकार से जो इटली है ना वो भी 7 स्टेट में डिवाइडेड था, है ना। तो जो इटली है ना वो पहले तो लोकेशन देख लो आप यूरोप के मैप में, तो ये इटली है, ये इटली की लोकेशन है। मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में है ये मेडिटेरियन सी है। तो इसके नॉर्थ में क्या है? इटली है। ये यूरोप का मैप है ना। तो जो जिस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड था, उसी प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन भी कॉम्प्लिकेटेड था। ये भी 7 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइडेड था। इनमें सार्डिनिया और जो पिडमांट है ये बड़े स्टेट थे। और जिस प्रकार से पर्शिया ने लीडरशिप करी जर्मनी की यूनिफिकेशन में, उसी प्रकार से सार्डिनिया और जो पिडमांट है ना, इन्होंने भी इटली की यूनिफिकेशन में लीडरशिप की, है ना। और देखो देखो अब क्या है कि जब इटली की यूनिफिकेशन की सबसे पहले जो बात करी थी ना, भाई इटली एक देश होना चाहिए, वो बात करी थी मैजिनी ने। जैसा कि हमने इससे पहले मैजिनी को स्टडी किया था, यहाँ पे ये देखिए। इस प्रकार से जो मैजिनी थे ना, उन्होंने 1831 में यंग इटली को इस्टेब्लिश किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले, मैजिनी को उस समय में यकीन था कि इटली एक देश बनेगा। यानी देखो 1830 में इटली कोई देश नहीं था, 1830 में इटली कोई देश नहीं था, लेकिन मैजिनी ने सबसे पहले कहा कि इटली को एक यूनिफाइड कंट्री होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैजिनी थे, मैजिनी ने इटली के यूनिफिकेशन की बात करी। और उन्होंने इसको यूनिफिकेशन को करने के लिए सीक्रेट सोसाइटी बनाई, उसका नाम था यंग इटली, जिसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1831 में। तो जहाँ पे इटालियन रीजन थे वहाँ पे इटली के यूनिफिकेशन की डिमांड शुरू हो गई थी। देखो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि 2 व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट थे जर्मनी के यूनिफिकेशन में। फर्स्ट था ओटो वन बिस्मार्क, दूसरा था विलियम फर्स्ट। किसके यूनिफिकेशन में? जर्मनी के यूनिफिकेशन में। उसी प्रकार से इटली के यूनिफिकेशन में 4 लीडर बड़े इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले था मैजिनी, यहाँ पे 4 होगा। सबसे पहले था मैजिनी, दूसरे नंबर पे था गैरिबाल्डी, तीसरे नंबर पे था काउंट काओर और चौथे नंबर पे था विक्टर इमैनुअल, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो शुरुआत करी जर्मनी के यूनिफिकेशन की, जो बात रखी वो रखी थी मैजिनी ने। कब? 1830 का टाइम पे ही। और जबकि इटली का यूनिफिकेशन तो काफ़ी बाद में हुआ है ना, पर वो फेल्ड हो गया क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन उसने सबसे पहले आइडिया रख दिया। अब देखो इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, इटली के यूनिफिकेशन को जो मैजिनी ने रखा ना, इस आइडिया को आगे बढ़ाता है डी काउर। ये व्यक्ति
काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है कहाँ का, सार्डिनिया और पिडमांट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इटली के यूनिफिकेशन में जो लीडर नेशन होता है वो सार्डिनिया पिडमांट है, सार्डिनिया पिडमांट है। तो इसका जो चीफ मिनिस्टर है ना वो कौन है, वो है काउर, ये व्यक्ति काउर, ये रहा यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा, डी काउर इसका लीडर होता है। तो ये अलाइंस बनाता है किसके साथ, फ्रांस के साथ या दूसरे देशों के साथ अलाइंस बनाता है। जो ऑस्ट्रियन पोर्स है, यानी कि जो सार्डिनिया पिडमांट था ना, जो इटली के जो दूसरे भाग थे उसमें ऑस्ट्रिया था ना वहाँ पे पड़ोसी देश, उसको ही कब्जा था। तो उसको आज़ाद कराने के लिए वो फ्रांस के साथ एक संगठन करता है, गठबंधन करता है और कई सारे जो क्षेत्र थे उनको आज़ाद करा लेता है और उसको मिला लेता है किसमें, इटली के अंदर। ठीक, तो इस प्रकार से जो डी काउर है वो डिप्लोमेटिकली इटली के यूनिफिकेशन की शुरुआत करता है। ठीक, इसके अलावा जो थर्ड लीडर है वो है गैरिबाल्डी। देखो गैरिबाल्डी एक प्रकार से नेवल होता है, जो मर्चेंट होता है, और जो शिपिंग के जो काम होते हैं ना, मर्चेंट कहा जाता है, जो नेवी में काम करते हैं, उसका कार्य करता था। और एक आइलैंड में रहते थे ये, है ना, सिसिली में। तो ये एक प्रकार से किसान था देखा जाए तो। लेकिन जब इटली के यूनिफिकेशन की बात शुरू हुई, यानी जब इटली में यूनिफिकेशन का लड़ाई शुरू हो गई थी, जंग शुरू हो गई थी, तीनों ने एक आर्मी का गठन किया और उसको लीड किया, और लीड करके और इटली के कई सारे जो क्षेत्र थे ना उनको यूनिफाइड करवा दिया। और जो गैरिबाल्डी थे एक समय में इतने फेमस हो चुके थे इटली के अंदर कि अगर ये चाहते गैरिबाल्डी तो इटली के शासक भी बन जाते। लेकिन पता है ये क्या करते हैं, ये सब कुछ छोड़ के, इतनी पब्लिसिटी, इतनी लीडरशिप सबको छोड़ के वापस अपने आइलैंड में जाते हैं जहाँ पे इनका घर होता है, और वहाँ पे खेती शुरू कर देते हैं, फार्मिंग शुरू कर देते हैं, यानी फार्मर बन जाते हैं फाइनल में जाके। और जिस ये जो इटली है ना, इटली का जो यूनिफिकेशन शुरू होता है, तो इटली के यूनिफिकेशन की जो शुरुआत होती है ना वो 1859 से शुरू होती है। 1859 से लेके 1871 में जो इटली है ना वो एक देश के रूप में बन जाता है। और फाइनल में जो विक्टर इमैनुअल है, ये जो पिडमांट और सार्डिनिया है ना उनका किंग है। लेकिन जब फाइनल में जब पूरा इटली इस प्रकार से देश बन जाता है, ये पूरा देश बन जाता है इटली, है ना। तो जब इटली एक देश बन जाता है तो विक्टर इमैनुअल उसका किंग बनता है, पहला किंग। यूनिफाइड इटली का किंग कौन बना, विक्टर इमैनुअल। ठीक, तो इस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन होता है। तो इटली के यूनिफिकेशन में 4 लीडर हैं, इनके नाम हमें याद रखने हैं। जो फर्स्ट है वो मैजिनी है। मैजिनी सबसे पहले इटली के यूनिफिकेशन की बात करता है, उसके लिए सीक्रेट सोसाइटी बनाता है, उसमें उसका नाम यंग इटली होता है। लेकिन बाद में वो रिवोल्यूशन तो करता है, लेकिन उसका रिवोल्यूशन फेल हो जाता है 1830 के आसपास। ठीक, उसके बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाता है डी काउर, जो कि कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है कहाँ का, सार्डिनिया पिडमांट का। पिडमांट इटली का सबसे बड़ा स्टेट होता है। जिस प्रकार से पर्शिया जर्मनी का सबसे बड़ा लीडर होता है, उसी प्रकार से इटली में भी जो पिडमांट सार्डिनिया है ना वो सबसे बड़ा स्टेट होता है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक, इसके बाद होता है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी एक किसान, बाद में एक किसानी का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये आते हैं तो जो इटली है, इटली के कई सारे जो रीजन है ना उसमें आर्मी का गठन करते हैं। साउथ इटली और जो किंगडम ऑफ जो सिसिलीज हैं, इनको इटली में जो एकीकरण किया जाता है। देखो ये सिसिली और जो साउथ किंगडम है ना इटली के, ये जो रीजन है, इनका यूनिफिकेशन गैरिबाल्डी की आर्मी और इनकी जो लीडरशिप है ना उसी के दम पे होता है ना। ठीक, और जब फाइनल में जब पूरा इटली एक देश बन जाता है तो उसका जो किंग है ना वो कौन बनता है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। कब से कब तक इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, 1815 से लेके 1871 तक इटली भी एक देश बन जाता है। तो एक प्रकार से आप देखोगे ना तो जर्मनी और जो इटली है दोनों का जो टाइम पीरियड है ना यूनिफिकेशन का लगभग एक जैसा है। जैसे आप इसमें स्टडी करो सबसे पहले, जैसे हम इसको एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कंपेरेटिव कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं यूनिफिकेशन को। तो देखो सेम लाइन हमें यूज़ करनी है। जर्मनी यूनिफिकेशन वाज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस
एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जर्मनी वाज नॉट यूनिफाइड कंट्री। ये किस में डिवाइडेड था? 39 ऑटोक्रेटिक स्टेट में। लेकिन जर्मनी के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, यूनिफिकेशन की बात होती है, तो जो 39 ऑटोक्रेटिक स्टेट है ये एक हो जाते हैं। और 1864 से लेके 1871 तक 3 युद्ध लड़ने के बाद जो इटली है जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हो जाता है। और ओटोवन बिस्मार्क और जो विलियम फर्स्ट है वो इसके यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। देखो जब एग्ज़ाम आएगा ना तो एग्ज़ाम में हमारा फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार से होगा। इटली का यूनिफिकेशन भी कुछ इसी प्रकार से। इटली यूनिफिकेशन वाज ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हमने सेम लाइन रखी है, सिर्फ जर्मनी की जगह इटली को रखा है ना। सेम लाइन यहाँ पे जहाँ जहाँ जर्मनी है ना वहाँ पे हमने इटली को ऐड कर दिया है। आपको ऐसे ही लिखना है। बस फ़र्क ये ध्यान रखना है कि जो जर्मनी था ना वो 39 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइड था, जबकि जो इटली था वो 7 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइड था। टाइम पीरियड इसका था 1864 टू 1871, जबकि जो इटली है उसका टाइम पीरियड है 1848 टू 1871। इसके जो लीडर थे वो ओटोवन बिस्मार्क था, इसका विलियम फर्स्ट था, जबकि इसके मेजिनी, काउंट काओर, गैरीबाल्डी, विक्टर एम्यूनुअल थे। तो इस प्रकार से जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन यूरोप में हो जाता है। और यूरोप के नक्शे में अब 2 नए देश होते हैं, एक जर्मनी होता है इस जगह पे, एक होता है इटली इस जगह पे। कब? 1871 में। तो इस प्रकार से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हो गया है यूरोप में। अब देखो जर्मनी का और इटली का जो यूनिफिकेशन है ना वो आर्मीज़ के और रिवोल्ट आर्मीज़ और रिवोल्यूशन के दम पे होता है। इन सब चीज़ों के कारण जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कहानी अलग है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिवोल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रिवोल्ट नहीं होता है। यहाँ पे धीरे धीरे जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, उसका यूनिफिकेशन होता है। तो देखा जाए तो जो 18th सेंचुरी थी ना तो कोई ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था। जब जो पूरा ब्रिटेन आइलैंड है ना वो डिवाइडेड था इंग्लिश में। ये वाला जो पूरा रीजन है ये इंग्लैंड में डिवाइडेड था। ये जो वेस्ट पार्ट है वो वेल्स में डिवाइडेड था। इसके अलावा जो नॉर्थ पार्ट था ब्रिटेन का वो स्कॉटलैंड में डिवाइड था। इसके अलावा आयरिश, ये पूरा रीजन आयरिश था। तो एक प्रकार से जो पूरा 18वीं शताब्दी थी ना तो जो पूरा ब्रिटेन है, ये जिसे ब्रिटानिया कहा जाता है, जिसने बाद में पूरे भारत में रूल किया, जिसको ब्रिटेन कहा जाता है, तो वो टोटल 4 स्टेट में डिवाइडेड था। और ये जो डिवाइडेड थे ना ये यही लैंग्वेज बोलते थे। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको इंग्लैंड कहा जाता था, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी। वेल्स में वेल्स लैंग्वेज बोली जाती थी, स्कॉट में स्कॉटिश लैंग्वेज बोली जाती थी, और जो आयरलैंड है वहाँ पे आयरिश लैंग्वेज बोली जाती थी। लेकिन इनमें जो सबसे पावरफुल रीजन था ना वो इंग्लिश रीजन था। यानी जो इंग्लैंड रीजन था ना वो काफ़ी पावरफुल और वेल्थी था। तो धीरे धीरे इसने बाकी जो स्कॉटलैंड हुआ, वेल्स हुआ या आयरलैंड हुआ, है ना, तो इनको भी अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का फॉर्मेशन होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। यानी जो ब्रिटेन है ना वो एक देश के रूप में बन जाता है इनसे मिलके, ठीक। फिर बाद में धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स एंड स्कॉटिश वर सप्रेस्ड। देखो एक प्रकार से जब इनकी जो ये बन तो जाते हैं, यूनिफिकेशन तो हो जाता है इनका, लेकिन फिर भी जो पावरफुल है ना वो इंग्लैंड ही रहती है। स्कॉटिश जो रीजन है इनको कम पावर दी जाती है। हालांकि बाद में हालांकि ये अपने अधिकारों की बात करते हैं। इसके अलावा देखो आयरलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। देखो कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट है ये ईसाई जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, उसमें 2 सेक्ट हैं, 2 संप्रदाय हैं। तो जो कैथोलिक है ना वो तो ईसाई रिलीजन, जो क्रिश्चियन रिलीजन है ना उसमें जो पुरानी बिलीफ है उसमें यकीन करते हैं, जबकि जो प्रोटेस्टेंट है ना वो नई आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, है ना। तो जो आयरलैंड था ना वो इसमें डिवाइडेड था। लेकिन पता है जो ब्रिटेन था वो किसको हेल्प करता था? प्रोटेस्टेंट को हेल्प करता था। जैसा कि हम सिविक्स में इसकी केस स्टडी होगी हमारी अलग से, वहाँ पे फिर से दोबारा इसको मेंशन किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है ना।
आयरलैंड का एक एग्जाम्पल आएगा, केस स्टडी आएगी कि किस प्रकार से कोई भी जो गवर्नमेंट है ना उसमें पॉपुलर उसमें गवर्नमेंट को स्मूथली चलाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको जिक्र किया गया है। और फिर बाद में जो यूनाइटेड किंगडम है ना वो बनता है 1801 में। जब आयरलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है ना तो ये पूरा रीजन है ना इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, ठीक है, यूके कहा जाता है। तो देखो ये इंग्लैंड है शुरू में, जब इंग्लैंड में वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाया जाता है तो ये ब्रिटेन बनता है, और जब आयरलैंड को मिला लिया जाता है तो ये बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हुआ, ये एक प्रकार से नेशन के रूप में हमारे सामने आया। देखो यही ब्रिटेन भारत में शासन करेगा, कब? 1601 के बाद ब्रिटेन भारत में आता है, ठीक। तो इस प्रकार से इस वाले वीडियो में हमारे जो टॉपिक थे हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टॉपिक नंबर जो 6 है विजुलाइजिंग द नेशंस को स्टडी करेंगे। इसके अलावा नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म है उसको स्टडी करेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा बाल्कन इशू, उसको भी हम लास्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो देखो अभी तक हमने जो स्टडी किया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने नेशनलिज्म को जाना, नेशनलिज्म क्या होता है। उसके बाद हमने फ्रेडरिक शर्यू का जो विजुलाइजेशन था पेंटिंग का उसको जाना। उसके बाद हमने द फ्रेंच रिवोल्यूशन और आइडिया ऑफ जो नेशन था उसको स्टडी किया। इसके बाद हमने नेपोलियन बोनापार्ट और उसका जो सिविल कोड था उसको स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने एरिस्टोक्रेसी और जो मिडिल क्लास था उसको स्टडी किया। लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उनको स्टडी किया, है ना। फिर जो कंजर्वेटिविज्म था उसको स्टडी किया 1815 के बाद जो आया। द रिवोल्यूशनरीज किस प्रकार से सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई 1830 के आसपास, तो उसको स्टडी किया गया, है ना। मैजिनी के बारे में हमने जाना। इसके बाद द एज ऑफ रिवोल्यूशन को हमने देखा। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखा, किस प्रकार से ओटोमन एम्पायर का जो पार्ट होता है 15th सेंचुरी से ग्रीस वो आज़ाद हो जाता है, तो उसकी आज़ादी की लड़ाई को हमने सेकंड वीडियो में देखा। इसके बाद हमने रोमांटिक इमेजिनाइजेशन एंड नेशनल फीलिंग को भी सेकंड वीडियो में ही देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर जो रिवोल्ट है उसको देखा। इसके बाद हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन को देखा। और अब जो हमारा जो थर्ड जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और जो महिलाओं का जो योगदान था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थे यूरोप के अंदर, उसको स्टडी किया। फिर अब जो हमारा थर्ड पार्ट था, उस थर्ड पार्ट में हमने 3 टॉपिक स्टडी किए थे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो इसका हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो हमने ये स्टडी किया था कि जो जर्मनी था, ये जर्मनी 39 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइडेड था 19th सेंचुरी में, कोई एक देश नहीं था। लेकिन 1848 के बाद से जो डिमांड बढ़ना शुरू हो गई कि जर्मनी एक देश हो, तो 1864 से 1871 तक 3 युद्ध लड़े गए, और 3 युद्ध लड़ने के बाद जर्मनी एक देश के रूप में यूरोप के नक्शे में आ जाता है। और इसको जो यूरोप के यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है ओटोवन बिस्मार्क का, उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो ओटोवन बिस्मार्क ने पर्शियन आर्मी की सहायता से और पर्शियन ब्यूरोक्रेसी की सहायता से जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया। और जो ओटोवन बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी वो ब्लड एंड आयरन की थी। इसके अलावा जर्मनी इटली जो था, इटली का यूनिफिकेशन में 4 लीडर थे। जो फर्स्ट लीडर था उसका नाम था मैजिनी। तो 1830 में सबसे पहले मैजिनी ने बात करी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन वो फेल्ड हो गए। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है वो है चीफ मिनिस्टर होता है ना, काउर, जो डिप्लोमेटिक होता है पर्शियन आर्मी का, सार्डिनिया एंड पिडमांट का, तो उसके द्वारा। इसके बाद जो गैरीबाल्डी उसका योगदान, और विक्टर इमैनुअल का। जो इटली था वो 7 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइडेड था, और सार्डिनिया पिडमांट की लीडरशिप में उसको यूनिफिकेशन कर लिया जाता है। और इसका हमने एक कंपैरिजन भी किया था कि किस प्रकार से 39 स्टेट ऑटोक्रेटिक स्टेट में तो जर्मनी डिवाइडेड था, इटली कितने में था, 7 ऑटोक्रेटिक स्टेट में। ये इसका टाइम पीरियड था। जर्मनी का 1864 से लेके 1871 में यूनिफिकेशन हुआ, जबकि इसका हुआ 1848 से लेके 1871 में। लीडर थे मैजिनी, काउर,
गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल। ठीक, इसके बाद हमने जो ब्रिटेन का केस देखा तो ब्रिटेन का केस डिफरेंट था। यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रेजुअली इंग्लैंड का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने थर्ड पार्ट में इतना स्टडी किया। आगे के जो हमारे टॉपिक होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।